दर्शकों नमस्कार। किसी भी देश के आर्थिक विकास में वहाँ की जनता द्वारा दिए गए कर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत में यह जो जून और जुलाई का समय चल रहा है, यह आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय है। तो आयकर रिटर्न क्या होता है, इसे कौन दाखिल कर सकता है और इसे दाखिल करते वक्त क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन विषयों पर बातें करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं शहर की जनपद की पहली महिला सीए जमुना शुक्ला जी। तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आप सभी को। मैं आभार व्यक्त करती हूँ पहले तो वाराणसी दूरदर्शन विभाग का और उनकी अथॉरिटीज़ का कि आपने मुझे इतने गंभीर और बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ इनवाइट किया। धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आयकर रिटर्न क्या होता है और इसे कौन दाखिल कर सकता है। जी, आयकर रिटर्न जैसा आप कह ही रहे हैं कि विवरणी, रिटर्न को हिंदी में अगर हम कहें तो विवरणी, हमें अपनी आय जो भी सोर्सेज हैं, 5 सोर्सेज होते हैं हमारे आय के। आप सभी जानते हैं, आपको सैलरी मिलती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है, अगर रेंटल इनकम आपको मिल रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस से हो सकता है, और एक होता है आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब सेल करते हैं तो कैपिटल गेन्स होते हैं। तो ये 5 हेड्स हैं, इसी में आपके सारे इनकम कहीं ना कहीं अलॉट होते हैं। तो उनका सारा विवरण देके हम जो टैक्स भरते हैं, जो अगर हमारी टैक्सेबल इनकम आ रही है वो जो हम भरते हैं उसको आयकर विवरणी के थ्रू ही भरते हैं। इसीलिए उसका नाम ही है कि आपका आय है, उस पर क्या कर होगा, उसका विवरण आप दीजिए। मतलब ये कहना चाहती है सरकार। देखिए, टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब जानते हैं कि किसी देश के लिए इनकम टैक्स से ही, जैसे कोष मूल्य दंड इनकम टैक्स का लोगो है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार पैसे से चलती है। और पैसा कहाँ से आएगा? वो टैक्स के थ्रू आता है। टैक्स क्या होता है, कर क्या होता है, अगर हम उसको डिफाइन करें तो वो होता है कि जो हमारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार, यहाँ तक कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी कोई ना कोई टैक्स लगाती है, पर ये किसी न किसी अधिनियम की तरह होता है जो हमें कुछ पैसे सरकार हमसे लेती है या कोई अधिभार लेती है, वो टैक्स कहलाता है। पर और ये देश को चलाने के लिए, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ ये ज़रूरी है सामाजिक विषमता हटाने के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम लोग समझते हैं कि विषमता मैंने क्यों कहा, उसके लिए मुझे पहले समझाना होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न किसको भरना है। हमारे 140 करोड़ की आबादी है, तो सारे 140 करोड़ नहीं भरते हैं। आपको अगर मैं एक डेटा दूं रिटर्न्स का, तो हमारे 140 करोड़ में 2014 में अगर मैं मोदी जी के राज्यकाल को लूं तो 4 करोड़ लोग भी रिटर्न नहीं भरते थे। पर ये उनकी एक प्रशासन क्षमता है या पॉलिसीज इतनी इनोवेट हुई हैं कि पिछले साल 23 में हमारे पास 8 करोड़ 18 लाख रिटर्न्स आए। 10 साल में ये इतना बड़ा आपने देखा। तो इसके पीछे सरकार की मंशा रहती है, वो टैक्स TDS के थ्रू वगैरह वगैरह बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे एक्शन में वो बदलाव कर करके टैक्स बेस उन्होंने बढ़ाया है। क्योंकि टैक्स बेस बढ़ना जरूरी है, टैक्स कलेक्शन बढ़ना जरूरी है। आज हम 20 लाख करोड़ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रही हूँ, प्रत्यक्ष आयकर, वो हमारा कलेक्शन हो गया। और GST का तो आप हर महीने सुन ही रहे हैं, 2.25 करोड़ लाख पर मंथ पे हम चले गए हैं। तो ये सारी पॉलिसीज का एक है। तो मैम ये कौन लोग होते हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं? आपने बोला टैक्सेबल इनकम। यस, बहुत ये सामाजिक विषमता को मुझे और डिफाइन ये करना होगा कि सभी लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं, सिर्फ 8 करोड़ 18 लाख। तो उसमें आपको ये देखना है किसको नहीं भरना है। जिनकी इनकम अगर 60 साल से ऊपर आपकी आयु है और आपकी इनकम 2.5 लाख तक है, आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, नहीं रिटर्न नहीं दाखिल करना है। और सीनियर सिटीजन 60 से 80 साल तक, उनको 3 लाख इनकम अगर उनकी है तो उनको टैक्स नहीं भरना है। और सुपर सिटीजन भी है, उनको तो भरना ही नहीं है अगर उनकी 5 लाख तक इनकम है, जो 80 साल के ऊपर आयु जी, और भी उनको नहीं भरना है। तो आप देखिए कि कितने लोग छूट गए, बहुत सारे लोग छूट गए। तो एक सरकार ने ये विषमता, इसीलिए विषमता को कम किया है कि हायर टैक्स इनकम वालों को रिटर्न भरना ही है। इसमें एक जरूरी चीज मैं ये जोड़ूंगी कि ये 3 स्लैब उन्होंने बनाया है सरकार ने, पर आपको फिर भी इनकम टैक्स भरना पड़ेगा अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं। आपकी ये तीनों इनकम 2.5 लाख 3 लाख या ये कैटेगरी में कम हो सकती है, लेकिन किसी कंपनी में अगर आप डायरेक्टर हैं, आपको तब बिना उस लिमिट के भी आपको भरना है टैक्स। आपने फॉरेन ट्रैवल किया है, आपकी 2 लाख से ऊपर खर्चा है फॉरेन ट्रैवल का, कंपल्सरी भरना है, भले आपकी इनकम इन तीनों श्रेणियों में कम हो। तो मैम ये उस ईयर में होगा जिस ईयर में आपने जर्नी की है। ओनली दैट ईयर जो अफेक्टिंग ईयर है। और आपका सेविंग बैंक में 50 लाख से ऊपर डिपॉजिट है,
अच्छा। आपकी इनकम नहीं आप बता रहे हैं, लेकिन फॉर्म में है या सेविंग्स में? नहीं, एफडी फॉर्म्स में नहीं, सेविंग अकाउंट की डिपॉजिट अलग होता है, एफडी अलग होता है। एफडी को इन्होंने साइड में रखा है। अच्छा। वो इंटरेस्ट इनकम आ जाएगा ना उस पे, तो उस तरीके से आप 5 लाख से ऊपर होगा तो आप टैक्सेबल हो जाएंगे। अच्छा। सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन भी। और 1 करोड़ से ऊपर अगर आप रिटर्न भरते हैं और मैंने 50 लाख और करंट अकाउंट, कई बार होता है कई छोटे छोटे बिजनेसमैन कहते हैं हमारी तो कोई इनकम नहीं, हम रिटर्न नहीं भरेंगे, तो उनके लिए है अगर आपका डिपॉजिट करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर है तो भी आपको, भले इनकम आपकी नहीं है, आपको रिटर्न भरना ही भरना है। आपकी कोई प्रॉपर्टी विदेशों में है, आपको रिटर्न भरना ही भरना है, भले आपकी कोई इनकम ना हो। तो ये कुछ श्रेणियां हैं, इनको बहुत विजिलेंट केयरफुल रहना होता है। वो सोचते हैं कि हम क्यों रिटर्न भरने, हमारी कोई इनकम नहीं है, पर ऐसे कैटेगरीज में आप आ जाते हैं तो आपको इनकम भरना हो। रिटर्न नहीं भरता तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? जी, अगर आप रिटर्न नहीं भरते हैं तो पहले तो 2 चीज़ें है उसमें, एक टाइम से रिटर्न न भरना होता है और एक होता है रिटर्न नहीं भरना। टाइम से रिटर्न नहीं भरा आपने, जैसे जुलाई में जो मैंने कहा कि एक सिंपल रिटर्न 1 में, वो जरूरी है यहाँ पे एक्सप्लेन करना, सहज रिटर्न जिसको सहज कहा गया, सरकार ने सहज किया, ITR 1 ओनली इंडिविजुअल्स भी जो रेसिडेंट है, इनकम टैक्स में आपका भी एक स्टेटस होता है कि आप पूरी तरह भारत में रेसिडेंट हैं या ऑर्डिनरी और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी हैं या NRI जो हम कहते हैं, नॉन रेसिडेंट कहते हैं। तो रेसिडेंट हैं आप, इंडिविजुअल हैं, तो ITR 1 हर कोई भर सकता है। मैं कहती हूँ यहाँ जितने लोग हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाके भर सकते हैं उसको। उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो सबके लिए नहीं है। सहज का मतलब यही है कि ओनली सैलरी इनकम है आपकी, या इनकम फ्रॉम ओनली 1 हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है तो वो परमिटेड नहीं है। फिर उसके बाद आपको रिटर्न 2 या 3 तीनों इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है। अच्छा। HUF के लिए अवेलेबल है, उस पर जाना पड़ेगा। पर एकदम सहज जिसकी कोई इनकम नहीं है, सैलरी मिल रही है उसको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मिल रहा है, कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, और एक ही हाउस से उससे रेंट मिल रहा है उसको, तो सहज पे आराम से सहजता से रिटर्न अपना दाखिल कर सकता है। पोर्टल पे कैसे जाना है, बहुत सिंपल होता है, incometax.government.in हमारा, हम गूगल से भी सर्च करके वो पोर्टल पे चले जाएं और आपका जो पैन नंबर होता है उससे बस उसको आपको लॉगिन करना है और आराम से आप वो रिटर्न, वहाँ सारी चीजें फिर डैशबोर्ड पे दिखती हैं, बस क्लिक करिए आती जाएंगी। और तो आपका मतलब मैम कि ITR 1 उन लोगों के लिए है जिनके पास 1 मकान है, यदि 1 से ज्यादा मकान है तो उनके लिए ITR 2 या ITR 3 हो सकता है। जी। तो मैम अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि इसे दाखिल जो आपने बताया कि साइट पर जा करके कर सकते हैं, तो क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं? जी, पहले तो आप दाखिल कर सकते हैं, वो है ही मतलब ITR 1 की आप बात कर रहे हैं ना, इसमें आपको फॉर्म 16, अगर आप सभी जानते होंगे कि अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं, कंपनी जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनको अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी है, टैक्सेबल इनकम है, तो वो फॉर्म 16 इश्यू करते हैं। वो उनके लिए कंपलसरी होता है हर विभाग के लिए कि उनका एम्प्लॉय अगर टैक्सेबल लिमिट में आता है तो उनको उसका TDS काटना है, टैक्स काटना है, और सरकार को वो विवरण देना है, TDS रिटर्न भरना है। वो बड़े टाइमली भरना होता है उनको, नहीं तो उनके ऊपर हैवी पेनाल्टी है, 10,000 से लेके 1 लाख तक, और पर डे 200 तक की पेनाल्टी है। तो वो फॉर्म 16 मजबूरी है, हर कोई अपलोड कर देता है वो टैक्स काट के, तो वो फॉर्म 16 आपको अटैच करना है। तो मान लीजिए कि आपको फॉर्म 16 भी नहीं मिल रहा है, तो आप वहीं, जैसे मैंने कहा, अपने पोर्टल पे जाइए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, वहां आपको ई फॉर्म्स दिखेंगे। ई फॉर्म्स को क्लिक करते आपके पास 26AS एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना आपको कभी रिटर्न नहीं भरना चाहिए। 26AS देखिए, उसमें भी आपका जो फॉर्म 16 से रिलेटेड डिटेल है वो आ जाता है कि कितनी ग्रॉस सैलरी थी, उस पर क्या टैक्स कटा और किसने काटा है, ये तक एम्प्लॉयर का नाम भी आ जाता है। तो ये बड़ा फायदा है उसके संग। और आपकी कोई भी, जैसे सेविंग बैंक, मैंने कहा बैंक इंटरेस्ट वाले भी उस कर सकते हैं, वहां भी 5,000 से ऊपर टैक्स कट जाता है, TDS काटती है बैंक, तो वो भी विवरण 26AS में आ जाता है आपका। और अगर आपका कोई अदर, इसके अलावा कोई और सोर्स है, मैंने कहा जैसे हाउस प्रॉपर्टी, वो तो आपको खुद से डिक्लेयर करना होगा, पर 26AS का आपको लेके लिंक ऑटोमेटिक आपका लिंक हो जाता है जब आप करते हैं। इतनी बढ़िया सुविधा हो गई है, जब आप ऑनलाइन जाएंगे हर चीज प्री फिल्ड आएगा,
जी, आपने तो देखा, आपको देख के खाली एक बार ये समझना है हाँ ये मेरा करेक्ट है 26 AS में मेरी इतनी ही सैलरी है, मेरा इतना ही इंटरेस्ट है और मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम उसमें नहीं आ सकती है अगर आपकी रेंट कुछ कमी आप कमा रहे हैं। आप रेंट 2,40,000 से ऊपर है तो भी आ जाएगा उसमें, या 5 लाख से ऊपर है, 2 कंडीशन है टीडीएस की, रेंट पे भी टीडीएस कटता है, पर उसमें 2 कैटेगरी है। तो 2,40,000 के ऊपर भी कभी कभी वो बिजनेसमैन जो होते हैं वो काटते हैं, अदरवाइज आम जनता 5 लाख के ऊपर काटती है। तो वो सारे विवरण 26 AS तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने बताया कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनका तो आता है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं उनका भी तो टीडीएस कटता है। यस सर, वो भी वहीं पे शो करेगा। अब जैसे आप नॉन गवर्नमेंट में, या मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैंने एफडी जमा की, मेरी टीडीएस की सारी डिटेल 26 AS में आ जाती है, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा ही नहीं करना है। इनफैक्ट 26 AS में एक डॉक्यूमेंट डिजिटली आ गया है और वो आपका प्रीफिल हो जाता है रिटर्न में जी जैसे ही आप लॉग इन करेंगे। अच्छा मैम, कई बार हमारे दर्शक ये कहते हैं कि हमारा जो इनकम है वो तो टैक्सेबल में नहीं आता, लेकिन हमारा टीडीएस कटा है। पहले तो टीडीएस रिटर्न जी आपने जरा सा वो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि रिटर्न फाइल करना क्यों जरूरी है जी, इसीलिए जरूरी है। उसके जो फायदों में एक फायदा ये है कि हमें रिफंड लेना होता है, टीडीएस कट गया, इनकम टैक्सेबल नहीं है, बैंक वाले ने 5,000 के ऊपर डिपॉजिट इंटरेस्ट आया काट लिया, तो वो हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट लायबल टू पे टैक्स, हमें पे करना ही नहीं है, तो वो हम रिटर्न दाखिल करके ही रिफंड ले सकते हैं। उसके लिए भी ITR 1 ही फाइल होगा। वो आप किस कैटेगरी में हो सकता है, आप छोटे बिजनेसमैन हो, आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो ITR 3 जाएगा उसके लिए। अच्छा, यानी आपका अगर इनकम के लिए ITR 3 बिजनेस से भी है, प्लस आपने किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी आपका टीडीएस कटा है तो ITR 3 आप जी, अगर देखिए ITR 1, 2, 3 का यही कैटेगराइजेशन है। एक हाउस से ज्यादा है, कैपिटल गेन है, तो ITR 2 में आप आ जाइए, और ITR 3 बिजनेस इनकम भी है और ये भी है तो ITR 3 में जाना पड़ेगा। तो यदि टीडीएस फॉर्म भर दिया, टीडीएस रिटर्न फाइल कर दिया और टीडीएस का पैसा नहीं आया, बहुत बार लोग कहते हैं पैसा नहीं आया, तब क्या करें? नहीं, पैसा नहीं आया इन द सेंस रिफंड की आप बात कर रहे हैं। जी, आपका रिफंड आजकल तो विदिन ए वीक, क्या हम लोगों ने जब रिटर्न, एक और मैं सलाह दूंगी कि खुद ऐसे अगर आपको रिफंड वगैरह लेना है तो थोड़ा सा कहीं हम जब खुद दाखिल करते हैं ना उसमें कुछ मिस्टेक वगैरह न रह जाए, तो आप अपने हमेशा प्रोफेशनल्स, आपके CA हो, आपके लॉयर हो, आप उनके पास जाके अपना रिटर्न भरवाइए। पर आप भी भरेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें मिस्टेक होगा, उसमें कभी कभी त्रुटियां रह जाती हैं। प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल होने का एक फर्क तो पड़ता ही है, तो त्रुटियां रहने पे ही रिफंड नहीं आएगा, अदरवाइज विदिन ए वीक। सर हमारा तो सेकंड डे रिफंड आ गया है, हमने छोटे छोटे जितने रिटर्न भरे हैं, ऐसा होगा ही नहीं। इनकेस आपका बहुत लॉन्ग, कई लोगों के लंबे रिटर्न होते हैं, नहीं आते हैं, तो उसके लिए हम लोग CPC बेंगलोर, उस पे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग जो सेंटर है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वहाँ हम कंप्लेंट दाखिल करते हैं। मेल जाती है, वहाँ एक कंप्लेंट का कॉलम भी है डैशबोर्ड पे, पोर्टल पे, वहाँ से भी हम करते हैं। तो मैम ये जो ITR या TDS फाइल करते वक्त कोई ऐसी बात आप बताना चाहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिसको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हो? ITR में चूंकि पहले ये दिक्कतें बहुत थी कि हम फॉर्म 16 पूरा नहीं लगा रहे हैं, बैंक का भी जो डिडक्शन सर्टिफिकेट हम पूरा नहीं लगा रहे, वो भी फॉर्म 16 ही इश्यू करते थे। अब वो समस्या तो हमारी खत्म हो गई है अटैच करने की, चूंकि वो 26 AS में सब समराइज हो जाता है। और एक होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, वो भी आपको हाथों हाथ तुरंत देखना है कि उसमें कोई इनकम है, वही इनकम हमारी 26 AS में आ रही है, और वो ही हमारे रिटर्न में ऑटोमेटिक प्रीफिल हो जाएगा। तो आपको हमेशा मैच करना है EIS, वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल से क्या पिछले 2-3 सालों से है, प्लस 26 AS को आप मैच कर लीजिए, वो हमारे सारे इनकम उसमें आ गए तो ऑटोमेटिक उसमें हो जाएगा। वहाँ कई बार ये भी देखा गया कि ई-वेरिफिकेशन लोग नहीं करते, आज की डेट में हो रही है, तो ये सप्लीमेंट इनकम डॉक्यूमेंट या TDS की नहीं हो रही है, वेरिफिकेशन की हो रही है। वेरिफिकेशन आप जैसे आप CA या प्रोफेशनल से कराएंगे, वो तो बड़ा ट्रैक रखता है, वो कर ही देगा आपका। कई जगह आपको उसमें चूंकि OTP का चक्कर होता है, बैंक अकाउंट का चक्कर होता है, वो प्रॉपर वहाँ फिल नहीं होता है, उसको आपने अपडेट नहीं किया है, तो ऐसे केस में वो सब ना हो तो भी हम उसका प्रिंट निकाल के वेरिफिकेशन करवा, ITR V कहते हैं उसको, वो हमें निकाल के हाथ से साइन करके CPC बेंगलोर भेजना होता है। कुछ नहीं, आप CPC बेंगलोर लिख देंगे ना ऊपर पोस्ट ऑफिस पे, तो भी वो चला जाएगा। चलते चलते हमारा आखिरी प्रश्न, हमारे बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति होती है कि अगर हम पैन कार्ड बनवाएंगे तो हमें ITR फाइल करना ही पड़ेगा,
इस डर के मारे लोग पैन कार्ड नहीं बनवाते, तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है। देखिए, पैन और आधार ये आपकी एक पहचान है, राष्ट्रीयता की पहचान है। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको बैंक लोन अप्लाई करना है, आपकी इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक तो वहां पर तो रिटर्न वो मांगते हैं, तो वो कंपलसरी हो जाता है, रिटर्न आप कुछ ना कुछ फाइल करिए। पर अदरवाइज कहीं भी आप कोई भी सुविधा लेनी है, मैं कह रही हूँ स्कॉलरशिप लेनी है आपको, वहां आपको सरकार पैन आधार मांगती ही मांगती है। कोई भी सरकारी बेनिफिट लेने के लिए, पेंशन लेने के लिए या विधवा पेंशन लेने के लिए, एनीथिंग, पैन और आधार होना बहुत जरूरी है। और उनका आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होना, लिंक होना। बिल्कुल, वो लिंक आप करवा लीजिए। अब पहले तो फ्री था, अब वो सरकार ने डेट एक्सटेंड किया, लेकिन अब 1000 मात्र नॉमिनल फीस है, पर वो जरूर करा ले आप लिंक। क्योंकि आप बैंक में भी जब जाते हैं, या आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट में कह रही, म्यूचुअल फंड आजकल है, इंश्योरेंस है, ये सब आप कर ही नहीं पाएंगे बिना पैन और आधार लिंक के। सारी चीजें उसी पे OTP आती है। पैन पे जो आपका आधार पे जो फोन नंबर है, और वो आधार पैन से लिंक है कि नहीं, दोनों चीज कंपलसरी वो मांगते हैं। तो हमारे व्यवस्थित जीवन के लिए तो ये मोस्ट है। और कोई जरूरी नहीं है आपने पैन लिया है तो आपको रिटर्न भरना ही है। आपकी इनकम, मैंने इनकम टैक्स रिटर्न तभी भरना है जो मैंने पहले बताया, टैक्सेबल इनकम है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, मैडम ने बताया कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप रिटर्न फाइल करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अपने पैन कार्ड का आधार से लिंक कराएं, अपना रिटर्न समय से भरें और एक जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज़ अदा करें। तो मैडम, आप हमारे यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों को दी। तो जी बहुत धन्यवाद। और रिटर्न एक उसमें बहुत छोटी सी चीज़ रह गई थी। रिटर्न अगर आप जैसे जुलाई में अमूमन जो मैंने रिटर्न 1 की बात करी नहीं भरेंगे, तो आपका 5 लाख से नीचे है तो 1000 पेनाल्टी लगेगी, और 5 लाख से ऊपर इनकम है तो 5000 पेनाल्टी अगस्त 1 को भी लग जाएगी। इसलिए टाइमली रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। यानी 31 जुलाई तक रिटर्न अपना फाइल कर दें। नॉन ऑडिट्स, जिसकी ऑडिट कहीं भी नहीं होनी, और जिनकी ऑडिट होनी है उनके लिए अक्टूबर टाइम है। तो ये समय सीमा रखें, नहीं तो अनावश्यक आपको 1000-5000 भरना पड़ जाता है। तो मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत आभारी हूँ आप सभी की, आपने मुझे ये इतना अच्छा मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।